हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। तो आइए आज एक नए उम्मीद, नए जोश और नए उमंग के साथ सीखते हैं एक नए टॉपिक को एक नए वीडियो में। जैसे इंसान का हर दिन क्या होता है, कुछ नया होता है, उस दिन कुछ नए अपॉर्चुनिटीज उसको मिलते हैं। इसी तरह कुछ नए उम्मीद और नए विश्वास जागते हैं हर दिन इंसान के जीवन में। तो आज इस वीडियो में एक बिल्कुल ही नया टॉपिक को सीखते हैं, डैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है, तो आज डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक डैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया है 3 वेरिएबल में, तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो यार प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। हमारे मेहनत को भी थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, एक नई उम्मीद ज़रूर दें। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट के चैप्टर को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को शुरू करें उससे पहले मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। 4 प्रॉपर्टीज को मैं लिखने जा रहा हूँ। चौथा। 3 प्रॉपर्टीज तक मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसे ज़रूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहता है कि अगर ए जो है इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अरे बाबा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलो, तो चौथा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर ए जो है इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स भी क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर ए जो है, ए क्या है? इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देन ए इनवर्स भी क्या होगा आपका? ए इनवर्स भी जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों रे बाबा, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आता हो तो प्लीज़ क्या करना है? शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। अगर सेकेंड चीज़ कि अगर मान लीजिए आपको 2 मैट्रिसेज दिया हुआ है, क्या 2 मैट्रिसेज है आपको, ए एंड बी। ये दोनों क्या है? ए एंड बी ये दोनों क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब समझ रहे हो ना आप? नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देन तब क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा नहीं है कि एडजॉइंट बी हमने लिख दिया है तो कुछ अलग सी बात लिख दी है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल लेना, आप लोग ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, समझ रहे हो? केवल मल्टीप्लिकेशन है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है तो इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, अगला प्रॉपर्टीज है ये आपका कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालो, या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, दोनों बात बराबर ही है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे ए ट्रांसपोज का आपने एडजॉइंट निकाला है और यहाँ पर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकाला है। तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का, ठीक है। समझ रहे हो आप इसे? सेवेंथ प्रॉपर्टीज है आपका कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? 7th वाले थ्योरम को प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है।
देखो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग कि दोनों साइड क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट, टेकिंग बोथ साइड, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी क्या है, ये भी आपका एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, और ये भी एक मैट्रिक्स ही है। अब देखो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमें मालूम है, क्या मालूम है, आपने इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, इक्वल टू, ये देखो ये क्या है, ये तो आपका एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ये डिटर्मिनेंट ए क्या है, कांस्टेंट नंबर है आपका। तो अगर आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या देता है, के टू द पावर एन इंटू ए, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह देता है। डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या होता है, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट ए क्या है, कांस्टेंट। आप पूछोगे एन क्या है, तो एन जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन हो जाएगा, टू द पावर एन। चूँकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, यही चीज़ होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, that is determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1। ठीक है, ये चीज़ें हो गया, ये आपका प्रूफ। क्या हो गया, ये आपका प्रूफ। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में ज़रूर आया होगा कैसे प्रूफ होता है। चलिए, तो एक और जो सबसे लास्ट हमारा अंतिम बचा है, अंतिम थ्योरम है 8 नंबर। क्या है 8 नंबर, कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे हैं, किसका, एडजॉइंट ए का। हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू ए। देखो यहाँ एन से कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो कि जैसे कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका ऑर्डर एन इंटू एन होगा। तो बस यही एन जो है यहाँ पे है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू ए। अब आप इस चीज़ को याद रखोगे। ठीक है, अगर इसका प्रूफ चाहिए होगा तो प्लीज़ यार वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, मैं इसका प्रूफ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, डैट इज़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम लोग कैसे मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आज इसी पे चर्चा करेंगे, इसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, 2 टर्म। पहला टर्म है कि कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है, हम लोग एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे जब इसके पास एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो।
हम लोग एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे जब इसके पास एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। लिख दूँ मैं, सिस्टम, अ गिवन सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी consistent if it has one or more solution। देखिए मेन आपका इतना ही है, कंसिस्टेंट कहेंगे कब, जब एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। सेकेंड चीज, सेकेंड टर्म क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब इनकंसिस्टेंट के लिए केवल आपका इतने हैं, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आप उसको बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका एक वैल्यू भी, एक सॉल्यूशन अगर मिल जाता है या एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता है तो आप उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये कि यूनिक सॉल्यूशन, एक और टर्म जान लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब ये यूनिक सॉल्यूशन क्या, यूनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे, तो व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अंडरलाइन करिए क्या, ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन हो तो उसी को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट के अंदर आया कि नहीं आया। कंसिस्टेंट क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यूनिक सॉल्यूशन कहता है कि जब केवल मात्र एक सॉल्यूशन हो तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन के अनुसार जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास मात्र और मात्र कितना सॉल्यूशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मात्र एक सॉल्यूशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, एक, तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब मान लो आप, अब हम लोग बातें करते हैं और आगे देखो 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 देखो, चलो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ओके। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये क्या है आपका, ये तीन इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है आपका, तीन वेरिएबल है, x, y और z। ये क्या है, तीन वेरिएबल, x, y और z क्या हो गया आपका, तीन वेरिएबल है कि नहीं है। तीन इक्वेशन है आपके पास, तीन इक्वेशन है, ठीक है। और कुल मिला के ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को एक साथ बोल दिए क्या, तीनों इक्वेशन को एक साथ बोल दिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक और बात, ये अगर लास्ट लेक्चर है तो इसके अगले वीडियो से आपका शुरू होगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, साथ में चलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। साथ में आपका कौन सा चैप्टर चलेगा, तो साथ में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर चलेगा और डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन होगा
NCERT का एक्सरसाइज 1 से। तो जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये बता दो जिन्हें मैथ में दिक्कत आ रही, कैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तो उनके लिए ये बढ़िया मौका है। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। ये मेरे को बताओ, इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग 3 मैट्रिसेस से लिख सकते हैं। 3 मैट्रिसेस कैसे? जो भी कोफिशिएंट है x, y और z का, इन कोफिशिएंट से हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेंगे। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ये मान लो कि मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट है वो क्या है? एक्स, वाई और जेड का कोफिशिएंट है। एक मैट्रिक्स बी मान लो वेरिएबल का एक्स, वाई और जेड, और एक मान लो, सॉरी इसे एक्स मान लो, ठीक है, एक्स क्या हो गया? एक्स। और एक बी मान लो जिसमें क्या है? D1 D2 और D3। ठीक है, एक चीज़ बताऊं, अगर आप इस और इस को गुना करोगे ना तो मिल जाएगा आपको ये a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी कर दो, a इंटू एक्स इक्वल टू बी कर दो, तो जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है वही चीज़ आपको मिल जाएगा। पहला केस। अब इसमें हम लोग 3 केस मानेंगे, यहीं से हमारा मेन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसमें हम लोग 3 केस मानेंगे। पहला केस कि जब डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल ना हो। केस 1, जब आपका डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं होगा तो सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ गए आप? जब डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट भी होगा और प्लस यूनिक सॉल्यूशन। केस 1 हम लोग क्या ले रहे हैं कि जब व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो क्या होगा? ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो एक्स इक्वल टू बी है कि नहीं? एक्स इक्वल टू बी। अब क्या कर दो, दोनों साइड ए इनवर्स से अगर गुना कर देते हो आप, ए इनवर्स से गुना कर दो तो ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होगा कि नहीं? बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या देगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होगा? वही मैट्रिक्स होगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर आप ये कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी तो आपको x का भी वैल्यू मिल जाएगा, y का भी वैल्यू मिल जाएगा और तो और z का भी वैल्यू मिल जाएगा। इन सभी केसेस में x, y और z का केवल एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब आप इन सब चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का 2 सॉल्यूशन भी है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि नहीं गिन पाएंगे तभी इनफाइनाइट है। थर्ड, नो सॉल्यूशन। अभी मैं इन सब का कंडीशन लिखने वाला हूँ कब होगा।
देखो यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब डिटर्मिनेंट क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, मतलब एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ए जो है 0 के इक्वल हो जाए, जब डिटर्मिनेंट ए जो है 0 के इक्वल हो एंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू बी भी क्या हो 0 के इक्वल। मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है प्लस एडजॉइंट ए निकाल कर बी से मल्टीप्लाई कर देना है, और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल हो जाए, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल हो जाए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपका उसका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन का केस कब होगा, जब डिटर्मिनेंट क्या हो 0 हो, लेकिन क्या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये इतना ही चीज़ है, आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। इन्हीं सब चीज़ों से आपका जो इक्वेशन देगा वो सब सॉल्व होगा। क्या होगा, सॉल्व होगा। देखो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। किसी भी ये सुनना मेरी बातों को, अरे सुनो मेरी बात, याद है ना कौन बोलता है ऐसे, किसका वायरल हुआ था वीडियो, सुनो। अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो उसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं बचा है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि इसी पेज पे लिखूँ, इसी पेज पे लिखूँ। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ख़त्म हुआ, लेकिन वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है मेरे बच्चे। अभी इसी चीज़ को सॉल्व करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, डैट इज़ द क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर रूल्स जो है, देखिए ये तो मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हमने निकाला है। क्रैमर्स रूल्स जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताएगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट ओनली, तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्रैमर्स रूल्स को देखेंगे और देखेंगे कैसे इस मेथड से ज़्यादा इजी पड़ेगा क्रैमर्स रूल्स, ये मेरा मानना है। और हो सके अगर आप बनाएंगे क्रैमर्स रूल को फॉलो करके तो आपका भी मानना यही होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्रैमर्स रूल्स को। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक दैट इज द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, फिर से मान लीजिए कि आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको 3 इक्वेशन कौन कौन सा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, डेट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आप सभी को दिख रहा हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे पिछली बार हमने मैट्रिक्स माना था तो इस बार हम लोग डेल मान रहे हैं, डेल डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 सिमिलर है, ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट।
और अगेन आप क्या मान लो, ये अगेन एक x मान लो, x डैट इज x1 y x y z, एक मैट्रिक्स x मान लो x y z, एंड अनदर इज लास्ट वन इज b मान लीजिए डैट इज d1 d2 d3। और एक जो आपका जो मैट्रिक्स था शुरू में मैट्रिक्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स ये था बना था जो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, डेट इज डेल इज इक्वल टू a1 b डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब आपको क्या करना है, ये किसका कोफिशिएंट है, ये जो कॉलम है ये किसका कोफिशिएंट है, ये आपका x का कोफिशिएंट है। b1 b2 b3 b ये क्या है, किसका कोफिशिएंट है, y का। c1 c2 c3 किसका कोफिशिएंट है, तो ये जो है आपका z का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या करना है, डेल डिटर्मिनेंट में से x, ये जो x है इसको रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पे d1 d2 d3 पुट करिए इस तरह से। डेल x, अगर मैं डेल x लिख रहा हूँ मतलब डेल में से x को हटा दिया हूँ और उसके जगह b रख रहा हूँ, d1 d2 d3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d1 d2 d3, और बाकी y और z का कोफिशिएंट जैसे वैसे ही रहेगा। तो b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, जब आप डेल वाई निकाल रहे होंगे तो आपको x वाला कॉलम तो है, उसी तरह आपको क्या करना है, डेल वाई जब आप निकाल रहे हो तो ये y कॉलम को हटा देना है और इसके जगह पे d1 d2 d3 रखना है। तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 ये चीज़। अब अगेन अब आपका लास्ट बचा डेल जेड। जब आप जेड वाला निकाल रहे हो डेल जेड, तो आपको जो जेड वाला कॉलम था ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, c1 c2 c3, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, बाकी सबको उसी इसको हटाकर क्या रख देना है, d1 d2 d3 रख देना है। तो ये a1 b1 सॉरी a2 होगा ना, a2 a3 b1 b2 b3 एंड दिस इज d1 d2 d3। ऐसे करके आप डेल एक्स फाइंड आउट कर लोगे, डेल वाई फाइंड आउट कर लोगे, डेल जेड फाइंड आउट कर लोगे, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, अब जो चीज़ है वो चीज़ ज़रूरी है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, कंसिस्टेंट। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। क्या होगा, डेल क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में आपको जो x का वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल x बाई डेल y इक्वल टू डेल y बाई डेल एंड z इज इक्वल टू डेल z बाई डेल। अगर ऐसे करोगे आप तो आपको x y और z आपको मिल जाएगा। एंड क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन, देखें सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका डेल भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, डेल जीरो के इक्वल हो, एंड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये तीनों क्या होना चाहिए, जीरो। डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
ठीक है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है। और आपका नो सॉल्यूशन कब होगा? नो सॉल्यूशन कब होगा? तो आपका नो सॉल्यूशन होगा जब डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल हो जाए एंड ये तीनों में से कोई भी या डेल एक्स या डेल वाई या डेल जेड नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन का एंड इनकंसिस्टेंट। पता है आपको, जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो तभी इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तभी तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इन और नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो एंड डेल एक्स डेल वाई या डेल जेड तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलिए या कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, सिंपल सी बात है यार, कंसिस्टेंट तभी होता है जब सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इस केस में आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल, जब डेल वाई बाई डेल आप करेंगे तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, डेल जेड बाई डेल करेंगे तो आपको जेड का वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये लेक्चर और डिटर्मिनेंट चैप्टर दोनों जो है इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। अब अगली क्लास से हम लोग जो है अगले वीडियो से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, प्लस प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं हम लोग उनको भी देखेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है इसका मतलब दोस्तों आप लोगों को ज़रूर समझ में आया हो। और प्लीज़ अगर आपने देखा है वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ ख़त्म करता हूँ आज के इस चैप्टर को भी और लेक्चर को भी। तो हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।